चले भाई क्वेश्चन भाई, ठीक है भाई, ठीक है, बात नहीं करेंगे भाई, देखो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट है। बाकी जो एक्सरसाइज है इसमें 12.1 उसमें कुछ नहीं करना, उसमें लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है, लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है। आपको क्या बनाना है, ग्राफ। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी बनानी है और फिर आपको ग्राफ बनाना है, यानी वर्ड्स प्रॉब्लम आती है। क्या आती है, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जांपल नंबर 7, लेकिन वो अनबाउंडेड ग्राफ वाला क्वेश्चन है। अनबाउंडेड ग्राफ ड्यू टू कोविड अब नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, इस साल अगले साल आएगा। किसी कोई फेल हो जाएगा तो दोबारा करेगा तो उसको दोबारा करना पड़ेगा, अभी नहीं। चलिए भाई क्वेश्चन देखना क्या बोल रहे हैं। कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स। कहता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, 2 मॉडल बनाती है, ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के 2 मॉडल, एक प्रोडक्ट के है तो पेन ही, लेकिन पेन ए और पेन बी। तो अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के 2 मॉडल बनाती है। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर 9 लेबर आवर। देखो आपको हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, बोल क्या रहा है वो। कहते हैं ईच पीस ऑफ मॉडल ए का हर एक पीस बनाने में 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग। कहता है 9 लेबर आवर लगता है क्या, फैब्रिकेटिंग। 9 लेबर आवर का मतलब क्या है, यानी एक लेबर उसके ऊपर 9 घंटे काम करेंगी। 9 लेबर आवर का मतलब क्या है, एक लेबर 9 घंटे। फैब्रिकेटिंग मतलब कपड़े का काम है, कुछ सिलने विलने का काम, तो कुछ सिलाई जैकेट बन रही है तो एक लेबर 9 घंटे क्या करता है, उसकी सिलाई करता है मॉडल ए के एक पीस की। फिर आगे क्या है, एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। फिर जो एक्स्ट्रा धागे होंगे वो एक्स्ट्रा धागे काट देगा, क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा पीस। तो मॉडल बन के तैयार किसका, मॉडल ए की 1 यूनिट बन के तैयार। मॉडल ए की 1 यूनिट बनने के लिए क्या लगा, 9 लेबर आवर किसका, फैब्रिकेटिंग, और 1 लेबर आवर किस में लगा, फिनिशिंग में। क्लियर है भाई, मॉडल ए का एक पीस बन गया। मॉडल बी का एक पीस देखते हैं क्या बोलता है। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्ड 12 लेबर आवर फॉर फैब्रिक। 12 लेबर आवर किसके लिए चाहिए, फैब्रिकेटिंग। 12 लेबर आवर का मतलब एक लेबर 12 घंटे काम करती है, या 12 लेबर 1 घंटे काम करती है, बात तो एक ही है। मतलब लगे तो 12 घंटे उसमें, 12 लेबर 1 घंटे काम करेगा, एक लेबर 12 घंटे, तो बात तो एक ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मॉडल बी का एक पीस बनाने में 12 लेबर आवर लगते हैं फैब्रिकेटिंग में एंड 3 लेबर आवर लगते हैं किसमें, फिनिशिंग में। यहां तक क्लियर भाई, यानी 2 मॉडल है हमारे पास, मॉडल ए मॉडल बी। मॉडल ए का एक पीस बनाने में 9 लेबर आवर फैब्रिकेटिंग और 1 लेबर आवर फिनिशिंग। मॉडल बी का एक पीस बनाने में 12 लेबर आवर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर फिनिशिंग। यहां तक हो गया। फिर आगे, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल 180 एंड 30। क्या फैब्रिकेटिंग का मैक्सिमम कितना लेबर आवर मौजूद है, 180 लेबर आवर मौजूद है फैब्रिकेटिंग का मैक्सिमम। तो किसकी लिमिटेशन आ गई, फैब्रिकेटिंग टाइम की, फैब्रिकेटिंग लेबर आवर। भाई देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास लिमिटेशन होगी वो क्या होंगे, फंक्शन होंगे। तो भाई बता दो, फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल, 180 एंड 130 रिस्पेक्टिवली। क्या दे रखा है, मैक्सिमम लेबर आवर कितने मौजूद है हमारे पास, 180 तो फैब्रिकेटिंग लेबर आवर है और 30 क्या है, फिनिशिंग लेबर आवर है। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए। मॉडल ए के एक पीस पे कितना प्रॉफिट कमाती है, 8,000 रुपए, एंड 12,000 रुपए किस पे, मॉडल बी के एक पीस पे। हाउ मेनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। वो कहता है पर वीक कितने पीस बनाए, क्या करने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। बात समझ में आई। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के क्या पता लगाना होता है, अननोन। किसको एक्स माने किसको वाई माने, बताओ कहां से पता लगाता है, प्रॉफिट से पता लग जाएगा। मॉडल ए के एक पीस पे कितना, 8,000, मॉडल बी के एक पीस पे कितना, तो मॉडल ए के कितने पीस हो और मॉडल बी के कितने पीस हो। तो क्या करोगे बताओ, सबसे पहले लेट, क्या लेट करोगे, एक्स बी द नंबर ऑफ पीसेज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मॉडल ए पर वीक भी लिखना है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ पीसेस किसके, मॉडल ए के पीस के, और वाई क्या है, नंबर ऑफ पीसेस किसके, मॉडल बी के पीस के। यहां तक क्लियर भाई, क्लियर है यहां तक। अब वही टेबल वेबल नहीं बनाऊंगा मैं, टेबल नहीं बनाऊंगा, अब सीधा करेंगे। मॉडल ए मॉडल बी कितने पीसेज, एक्स पीसेज, और ये कितने पीसेज,
y पीसेस। अब देखते हैं लिमिटेशन किसकी है, उसके फंक्शन बनाते हैं फटाफट। किसकी लिमिटेशन है हमारे पास, लेबर आर की। कौन कौन सी लेबर आर की, फैब्रिकेटिंग लेबर आर कितना मौजूद है 180 और फिनिशिंग लेबर आर कितना है 30। तो फैब्रिकेटिंग लेबर आर, फैब्रिकेटिंग लेबर आर, ठीक है मैं नहीं लिख रहा, फैब्रिकेटिंग लेबर आर में फैब्रिकेटिंग लेबर आर आना चाहिए। तो बताओ मॉडल ए के एक पीस में कितना फैब्रिकेटिंग टाइम लगता है, मॉडल ए के एक पीस में फैब्रिकेटिंग टाइम कितना है 9 लेबर आर। तो एक्स पीस में कितना लगेगा 9x लेबर आर, यस और नो। क्या चल रहा है फैब्रिकेटिंग, तो पूरी लाइन में क्या होगा फैब्रिकेटिंग इंफॉर्मेशन। मॉडल बी के एक पीस में क्या फैब्रिकेटिंग टाइम कितना, मॉडल ए बी के एक पीस में फैब्रिकेटिंग टाइम देखना, फैब्रिकेटिंग कितना है 12 घंटे फैब्रिकेटिंग। तो वाई पीस में कितना लगेगा 12 वाई, और टोटल टाइम मिलाकर क्या होना चाहिए 180 फैब्रिकेटिंग टाइम है, तो 180 या थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू। क्लियर है भाई। दूसरा फिर क्या है फिनिशिंग लेबर आर, फिनिशिंग लेबर आर। तो बताओ मॉडल ए के एक पीस को फिनिश करने में कितना टाइम लगता है भाई 1 घंटा, तो एक्स पीस में कितना लगेगा 1x आर। और मॉडल बी के एक पीस को फिनिश करने में कितना टाइम लगता है 3 घंटे, तो वाई पीस में कितना लगेगा 3y। ये टाइम मिलाकर कितना मौजूद है हमारे पास 30 लेबर आर फिनिशिंग का, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू क्या। क्लियर है भाई। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की। मॉडल ए के एक पीस पे कितना प्रॉफिट है, तो 8000 x हो गया। मॉडल बी के एक पीस पे कितना प्रॉफिट है 12000 y हो गया। और दो अंडरस्टूड इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कुछ था इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है भाई। गलती कहां पर होती है कि 9 लेबर आ रहा है और ये क्या है 1 लेबर आ, तो यहीं लिख देते हैं 9 और यहाँ पे 1। फैब्रिकेटिंग में फैब्रिकेटिंग आएगा, फिनिशिंग में फिनिशिंग आएगा। क्लियर है भाई, पक्की बात है, पक्का पक्का सबको। आगे चल रहे अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 7, वो एग्जाम्पल 6 होगा। क्या बोल रहा है ये देखते हैं, पढ़ो एक बार बोल क्या रहा है। कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसकी, आजकल फार्मर की बात नहीं करनी चाहिए वैसे तो। 2 दिन की जो तुम्हारी छुट्टी हुई है वो फार्मर की वजह से हुई है मेन तो, वरना 26 जनवरी को भी छुट्टी नहीं करता था मैं। कहता अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी है फार्मर की, उसके पास टोटल कितनी लैंड मौजूद है 50 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। तो किसकी लिमिटेशन दे दी, लैंड की। कितनी लिमिटेशन है 50 हेक्टेयर से ज्यादा है ही नहीं। अरे हाँ, तो क्वेश्चन समझना है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। कहता है उसके 50 हेक्टेयर लैंड है, उसके ऊपर वो उगाना चाहता है 2 फसलें, कौन सी, फसल एक्स और फसल वाई। कोई दिक्कत भाई, यहां तक आगे चल रहे हैं। The profit from crops X and crop Y per hectare are estimated at 10,500 and 9,000 रुपए। कहता है प्रॉफिट होता है हमें 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप एक्स उगाई है उससे कितना प्रॉफिट होगा 10,500, और 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप वाई उगाई है उससे कितना प्रॉफिट होगा। क्या ये पूरी लैंड पे उगाई गई चीज का प्रॉफिट है, नहीं, 1 हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप एक्स का प्रॉफिट और 1 हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप वाई का प्रॉफिट। यस और नो। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर की उसके पास लैंड है टोटल कितनी 50 हेक्टेयर, और क्या ग्रो करने के लिए 2 क्रॉप ग्रो करने के लिए, क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स, द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई पर हेक्टेयर। प्रॉफिट किसका दे रखा है, 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप एक्स है उसका प्रॉफिट, और 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप वाई है उसका प्रॉफिट। कितना दे रखा है 10,500 और 9,000 प्रॉफिट आ गया। अच्छा, इसी बात से आप पता लगा सकते हो एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। प्रॉफिट किसका दे रखा है, बताओ प्रॉफिट किसका दे रखा है, 1 हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप एक्स उसका प्रॉफिट। तो हमें यह पता लगाना है कि जो क्रॉप एक्स है वो कितने हेक्टेयर लैंड पर ग्रो की गई है, और क्रॉप वाई कितने हेक्टेयर लैंड पर ग्रो की गई है। तो क्रॉप एक्स फसल एक्स कितने हेक्टेयर पर कितने हेक्टेयर लैंड पर ग्रो की गई हमें पता नहीं। तो एक्स हेक्टेयर लैंड पर क्या ग्रो की गई क्रॉप एक्स, और वाई हेक्टेयर लैंड पर क्या ग्रो की गई क्रॉप वाई। तभी तो आएगा 1 हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप एक्स से कितना प्रॉफिट होता है 10,500, और एक्स हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप एक्स ग्रो की गई तो प्रॉफिट कितना होगा एक्स हेक्टेयर लैंड पर 10,500 एक्स।
यस और नो? और 1 हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप वाई से कितना प्रॉफिट होता है? 9000। और कितने हेक्टेयर लैंड पर ग्रो की गई क्रॉप वाई? वाई हेक्टेयर लैंड पर। तो 1 हेक्टेयर से 10,500 होता है, 9000 रुपए होता है। 1 हेक्टेयर लैंड पे 9000 होता है क्रॉप वाई से। तो वाई हेक्टेयर लैंड पर ग्रो कर रखी है तो प्रॉफिट कितना होगा? 2 हेक्टेयर पे होती है 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 पे होती है तो 3 से मल्टीप्लाई। वाई हेक्टेयर लैंड पर ग्रो कर रखी है तो वाई से मल्टीप्लाई। यस और नो? तो इसमें अननोन क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें अननोन क्या होगा? एक्स और वाई। क्रॉप एक्स ग्रो ऑन एक्स हेक्टेयर लैंड एंड क्रॉप वाई ग्रो ऑन वाई हेक्टेयर लैंड, स्मॉल वाई स्मॉल एक्स। फिर आगे क्या बोलता है? टू कंट्रोल वीड्स, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। वीड्स होते हैं खरपतवार। क्या होते हैं? सुना है? अवांछित पौधे जो अपनी मर्जी से उग जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को वो खुद खाने लग जाते हैं और फसल को कम मिलता है, उसको बोलते हैं। टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड्स हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई। वो कहता है क्या कर रहा है भाई, जो अवांछित पौधे हैं, अनवांछित पौधे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके ऊपर हर्बिसाइड डालेंगे। क्या डालेंगे? पेस्टिसाइड्स मतलब होता है कीटनाशक। क्या होता है? और हर्बिसाइड मतलब होता है खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक। अरे हाँ, चलिए भाई। कहते हैं टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड्स हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स। क्रॉप एक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड हर्बिसाइड डालेंगे। और वाई क्रॉप के लिए भी लिक्विड हर्बिसाइड डालेंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं? कितना कितना डालेंगे भाई? देखना, टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई। क्रॉप एक्स और क्रॉप वाई के लिए लिक्विड हर्बिसाइड यूज करेंगे एट द रेट ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप एक्स है उसके लिए कितना हर्बिसाइड लगेगा? 20 लीटर। और 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप वाई है उस पर कितना लगेगा? 10 लीटर। यस और नो? 1 हेक्टेयर लैंड पर क्रॉप एक्स के लिए कितना लिक्विड हर्बिसाइड लगेगा? 20 लीटर। और 1 हेक्टेयर लैंड पर जो क्रॉप वाई ग्रो है उस पर कितना लगेगा? 10 लीटर। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है। फर्दर, नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड। वो कहता है 800 लीटर से ज्यादा हम हर्बिसाइड यूज्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट द ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। क्यों यूज नहीं करेंगे? उसने रीजन बता दिया। क्या रीजन बता दिया? हाँ, मछलियों के लिए और जंगली जानवरों के लिए। और कहीं ऐसा ना हो कि लैंड में क्या जाए? ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब सूखा ना पड़ जाए, होता है ना, बंजर भूमि ना हो जाए। तो इसलिए हम ज्यादा हर्बिसाइड यूज नहीं, इस लाइन का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे ही बता दिया उसने तुम्हारी कॉमन सेंस के लिए। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप। वो पूछ रहा है बताओ कितनी लैंड हम एलोकेट करें टू ईच क्रॉप so as to maximize the total profit of the society। क्या करने के लिए? कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। और बताओ कितनी लैंड हम एलोकेट करें, यानी क्रॉप एक्स के लिए कितनी लैंड एलोकेट करें और क्रॉप वाई के लिए कितनी लैंड एलोकेट करें कि प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम। कुछ लोग बोलेंगे भैया इससे ज्यादा प्रॉफिट होता है 10,500, तो सारी पूरी 50 हेक्टेयर जमीन पर क्या लगा दो? क्रॉप एक्स लगा दो। 10,500 हो रहा है उसमें 1 हेक्टेयर पे। यस और नो? लेकिन क्या इससे प्रॉफिट ज्यादा होगा? नहीं। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन जो सारी कंडीशन को फॉलो करके हमें मैक्सिमम क्या देता है? प्रॉफिट। बड़ी अजीब सी बात नहीं लग रही होगी तुम्हें? यार 10,500 लगाएंगे तो ठीक है यार, सही हो जाएगा, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी तो हमारे पास। क्या ये भी लिमिटेशन है यहाँ पर भी? और 50 हेक्टेयर ही लैंड है, तो इनको भी ध्यान में रखना है भाई। समझ में आ रही है बात भाई? कहानी समझ में आई? नहीं आई? तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ के हमें पता लगाना अननोन, क्या एक्स होगा क्या वाई होगा। बताओ क्या एक्स है क्या वाई है? कहां से पता लग रहा है? प्रॉफिट से। यहां से पता लग रहा है हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड, कितनी लैंड हम एलोकेट करें टू ईच क्रॉप, हर क्रॉप के लिए कितनी लैंड एलोकेट करें, मतलब एक्स क्रॉप के लिए कितनी लैंड एलोकेट करें और वाई क्रॉप के लिए कितनी लैंड एलोकेट करें। तो क्या लैंड करोगे बताओ जल्दी से? एक्स क्रॉप के लिए कितनी लैंड? एक्स हेक्टेयर। वाई क्रॉप के लिए कितनी लैंड? वाई हेक्टेयर। यहां तक समझ में आ गई बात भाई? यस और नो? ठीक है, एक्स क्रॉप एक्स और क्रॉप वाई, इसके लिए कितनी लैंड एलोकेट कर रहे हैं? एक्स हेक्टेयर। और इसके लिए कितनी लैंड एलोकेट कर रहे हैं? वाई हेक्टेयर। अब जो जो लिमिटेशन होगी वो फंक्शन होंगे, वहां से इक्वेशन आ जाएगी। बताओ लिमिटेशन क्या है? पहले अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज 50 हेक्टेयर लैंड। टोटल लैंड कितनी है? 50 हेक्टेयर। तो एक्स हेक्टेयर लैंड पर हमने क्या उगाई? एक्स क्रॉप।
वाई हेक्टेयर लैंड पर हमने क्या लगाई, वाई क्रॉप। तो क्रॉप भाई प्लीज, क्रॉप एक्स लगा दी हमने एक्स हेक्टेयर लैंड पर, क्रॉप वाई लगा दी वाई हेक्टेयर लैंड पर, तो लैंड भर गई पूरी। पूरी लैंड कितनी होनी चाहिए, 50 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर से कम ही होगी। उसको चलने की जगह भी तो होती है, ऐसे फसलों में जाने की चलने की जगह होती है। तो बताओ एक्स हेक्टेयर लैंड एंड वाई हेक्टेयर लैंड टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल्स टू 50 हेक्टेयर। देखो हेक्टेयर हेक्टेयर 50 हेक्टेयर कट जाएगा। और देखो वो बताओ किसकी लिमिटेशन है, बताओ किसकी लिमिटेशन है, जल्दी बताओ देख के। हर्बिसाइड, हम नो मोर देन 800 से ज्यादा हम हर्बिसाइड यूज नहीं कर सकते। तो अब दूसरा फंक्शन किसका होगा, हर्बिसाइड का। चलो हर्बिसाइड पे आते हैं। एक्स क्रॉप की 1 हेक्टेयर पर हम कितना हर्बिसाइड यूज करेंगे, 20 लीटर। तो एक्स हेक्टेयर पर कितना होगा, 20x लीटर। 1 हेक्टेयर पर 20 लीटर, तो 20 हेक्टेयर एक्स हेक्टेयर पर कितना, 20x लीटर। अरे हाँ, 1 हेक्टेयर पर 20 लीटर, 2 हेक्टेयर पर 40 लीटर, तो x हेक्टेयर पर 20x लीटर प्लस y हेक्टेयर पे कितना लगता है, y क्रॉप की y हेक्टेयर पर 10 लीटर लगता है 1 हेक्टेयर पर, तो y हेक्टेयर पर कितना लगेगा, 10 लीटर। अब ये टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 800 या 800 से कम, ज्यादा नहीं हो सकता। 800 लीटर, लीटर लीटर कटेगा, हो गया। अब किसकी बात आती है, प्रॉफिट की। बताओ प्रॉफिट, एक्स क्रॉप से 1 हेक्टेयर पर कितना प्रॉफिट होता है, 10,500। एक्स हेक्टेयर से कितना हो जाएगा, 10,500 एक्स, 10,500 एक्स प्लस वाई हेक्टेयर से कितना होता है, तो 9,000 वाई। ये प्रॉफिट हो गया जेड। दो अंडरस्टूड इक्वेशन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ था इसके अंदर क्या, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कब लगेंगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल हो गए, तो मैंने आज से पहले ये स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं खरीदा। ये खरीदना चाहिए, इसका बहुत फायदा है। इसका फायदा ये है कि आपका टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपका 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म हो रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड, नॉट ऑफ मी। वरना मैं तो कोई क्वेश्चन लिखता, फिर समझाता, फिर करता, फिर आप उसको टेपते, तो एक क्लास में 2 ही क्वेश्चन हो पाते। और लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान किन के लिए बता दो, जो क्या करेंगे, बस यहां पे आके बैठे राजा के जैसे बैठे और बस उनके फोन में ये आ गया, घर में देखा आ गया, जाके डबल टिक हो जाए नीला निशान की, मेरे को पता लग जाए हाँ इसने देख लिया, बस ये हो जाए, उसके बाद वो पड़ा रहे ऐसे कैसे। जबकि बहुत मेहनत लगेगी आपको, जितना आपने टाइम यहाँ पे लगाया उससे डबल टाइम आपको घर पे लगेगा, क्वेश्चन समझने में, पूरा पूरा करने में इतना टाइम देना पड़ेगा। चले भाई, 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल फटाक से करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक्स वाई भी फटाफट मान के सीधी इक्वेशन बनाएंगे, देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। देखो भाई, जो पहला क्वेश्चन है ये नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अनबाउंडेड रीजन का मिलेगा। विटामिन ए, विटामिन बी, अनबाउंडेड रीजन का ये नहीं करना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं और फटाफट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से पढ़ के बता दो एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, चलो बता दो। क्या होगा, हाँ, फर्स्ट टाइप का केक और सेकंड टाइप का केक, बिल्कुल सही है। कह रहा वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम फ्लोर। कह रहा एक तरह का केक बनाने में कितना फ्लोर चाहिए, कितना मैदा चाहिए भैया, 200 ग्राम मैदा लगेगा एंड 25 ग्राम क्या लगेगा, फैट लगेगा। फैट अंडे मान लो, कुछ भी। कह रहा 200 ग्राम क्या लगेगा फ्लोर एंड 25 ग्राम क्या लगेगा, फैट। एक तरह का केक बनाने में। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायरिंग 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट। उस दूसरे तरह के केक में क्या लगेगा, 100 ग्राम फ्लोर एंड 50 ग्राम फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। ओहो, क्या फाइंड करना है, अधिकतम केक बनाना है मुझे, ज्यादा से ज्यादा केक बनाना है। देखो किसी को ज्यादा से ज्यादा केक बनाने हो तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, अपनी मर्जी से बना देगा तो कम बनेंगे, और सिर्फ ज्यादा कितने बनेंगे और किस पॉइंट पे मैक्सिमम बनेंगे हम बता सकते हैं, कोई नॉर्मल आदमी नहीं बता सकता। बताएगा तो एक भी इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। और ना उससे एक भी बढ़ा दोगे तो भी, कम कर दोगे तब भी कम, सिर्फ जो हम बोलेंगे वही होगा।
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। कह रहा है कि आप बताओ अधिकतम केक बनाने 5 किलोग्राम क्या है मैदा एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट, और 1 किलोग्राम क्या है फैट, और भी चीज डलती है उसमें, चॉकलेट एंड कुछ ऐसा अजीब अजीब है ना, बहुत कुछ डलता है उसके। एंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स, कह रहा है ये मान लो कि बाकी हमारे पास अदर इंग्रेडिएंट्स की शॉर्टेज नहीं है, उनकी लिमिटेशन नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है, तो जो अनलिमिटेड है उसको तो फंक्शन ही नहीं बनता। फिर क्या बोल रहा है, एंड यूज इन मेकिंग द केक, तो कहता है कि बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी शॉर्टेज नहीं है केक को बनाने में, तो शॉर्टेज किसकी है, 5 किलोग्राम फ्लोर है और 1 किलोग्राम है, इससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनाने हैं। तो बताओ एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जल्दी से बता दो। नंबर ऑफ केक ऑफ फर्स्ट काइंड, नंबर ऑफ केक ऑफ सेकंड काइंड, तो फर्स्ट काइंड के केक कितने मान लो एक्स, और सेकंड काइंड के केक कितने मान लो वाई। चलो करते हैं फंक्शन, बताओ क्या क्या फंक्शन है, किसकी लिमिटेशन है, फ्लोर की। तो पहला फंक्शन किसका होगा, फ्लोर, फ्लोर में फ्लोर आना चाहिए, तो बताओ फर्स्ट काइंड का एक केक बनाने में कितने मैदे की जरूरत होती है, 200 ग्राम, तो एक्स केक बनाने में कितना लगेगा, 200 एक्स ग्राम, अरे हाँ या ना, प्लस सेकंड काइंड का एक केक बनाने में कितना मैदा लगता है, 100 ग्राम, तो वाई केक बनाने में कितना लगेगा, 100 वाई ग्राम, टोटल मिलाकर कितना, ये 5 किलोग्राम। अब ये ग्राम में तो उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे 5000, तो ये मैदा जो भी लगा आपके पास वो कितना होना चाहिए 5000 ग्राम, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू, या थोड़ा बहुत गिर जाए इधर उधर, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 5000 ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा पहली इक्वेशन। उसके बाद दूसरी इक्वेशन किसकी है, फैट की। अब बताओ फर्स्ट काइंड का एक केक बनाने में फैट कितना लगता है 25 ग्राम, तो एक्स केक में कितना लगेगा 25 एक्स ग्राम, और वाई केक बनाने में, वाई टाइप का एक सेकंड टाइप का एक केक बनाने में कितना फैट लगता है 50 ग्राम, तो वाई में कितना लगेगा 50 वाई, ये मिलाकर कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम ही फैट है, यानी कि 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कट जाएगा। यहां तक क्लियर भाई। अब बताओ और क्या है, हमें क्या मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम बताना होता था, कॉस्ट मिनिमम बतानी होती थी, यहां पे क्या मैक्सिमम चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, यानी केक कितने होना चाहिए मैक्सिमम, तो जेड क्या होगा, ये एक्स केक है और ये कितने केक हैं फर्स्ट काइंड के एक्स नंबर ऑफ केक, वाई फर्स्ट सेकंड काइंड के वाई नंबर ऑफ केक, तो टोटल केक कितने होंगे एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम, क्या होना चाहिए, दो अंडरस्टूड इक्वेशन तो रहेगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत कुछ था इस क्वेश्चन में, आगे चल रहे हैं। क्या बोल रहा है वो, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट्स, क्या करता है टेनिस रैकेट बनाता है और क्रिकेट बैट बनाता है। अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट, अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम। एक फैक्ट्री वाला टेनिस रैकेट बनाता है और क्या बनाता है क्रिकेट बैट बनाता है। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर, एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए क्या चाहिए 1.5 घंटा, किसके ऊपर मशीन टाइम, टेनिस रैकेट जो बनाते हैं ना 1.5 घंटा किस पे लगता है मशीन पे, अरे हाँ, फिर क्या बोलता है कहां गया, 3 घंटे किस पे लगते हैं मशीन पे, 1.5 आवर किस पे लगता है मशीन पे, एंड 3 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। भाई टेनिस रैकेट में तारे नहीं बुनी होती, उसको तो बोलते हैं क्राफ्टिंग करना, और 3 घंटे कौन लगाता है क्राफ्टमैन, यानी क्राफ्टिंग टाइम लगता है। तो यानी टेनिस रैकेट बनने के लिए 1.5 घंटा किस पे चाहिए मशीन पे, और 3 घंटे किस पे चाहिए क्राफ्टमैन टाइम। यस और नो, आगे चलते हैं। अच्छा देखो इतना पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा कि बताओ किसकी लिमिटेशन होगी, मशीन टाइम की और क्राफ्टमैन टाइम की, अरे हाँ या ना। आगे चलते हैं, ये हो गया क्राफ्टमैन टाइम इन इट्स मेकिंग व्हाइल अ क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट के बारे में जानकारी, टेक्स 3 आवर मशीन टाइम, 3 घंटे किस पे लगते हैं मशीन पे, एंड 1 आवर क्राफ्टमैन टाइम, और 1 घंटा किस पे लगता है क्राफ्टमैन टाइम पे। तो समझ में आ गई बात भाई। चलो आगे चलते हैं। इन अ डे, एक दिन में, द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर ऑफ मशीन टाइम, मशीन टाइम कितना अवेलेबल है हमारे पास 42 घंटे तक चल सकती है, और 24 घंटे किसके लिए अवेलेबल है क्राफ्टमैन टाइम के। यहां तक क्लियर भाई, क्या चीज, देखो ये बिल्कुल सही पूछा, एक दिन में 42 घंटे नहीं होते। यहां पे क्या बोल रहे हैं मशीन टाइम, क्या बोल रहे हैं मशीन जो चलेगी वो कितने टाइम तक चलेगी, 2 मशीन हो गई, 3 मशीन हो गई,
टोटल मशीन पे कितना काम होगा 42 घंटे तक। कितना काम होगा? अगर मान लो हमारे पास 3 मशीन है, कितनी मशीन है या 2 मशीन मान लो, तो 21 घंटे एक चली, 21 घंटे एक चली, तो हो गया 42 घंटे। या 4 मान लो या 5 मान लो, मशीन पे कितना टाइम अवेलेबल है? एक दिन में आप मशीन वर्क कितना करोगे? 42 घंटे का। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब कोई बोले भाई कि एक चीज बनाने में हमें चाहिए 13 लेबर आवर, क्या चाहिए? 13 लेबर आवर। तो कुछ सोचेगा एक मजदूर 13 घंटे काम कैसे कर लेगा? वो तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 13 लेबर आवर का मतलब है कि 13 घंटे लेबर वर्क होगा, चाहे वो एक लेबर करे, चाहे वो 13 लेबर 1 घंटे करे। समझ में आ रही है बात भाई? अरे हाँ, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक भाई? जाओ जाने वाले जाओ। क्वेश्चन समझ में आया? 1.5 घंटे किसमें लगता है? टेनिस रैकेट में 1.5 घंटे किसमें लगता है? मशीन पे। 3 घंटे किसमें लगते हैं? क्राफ्टिंग पे। क्रिकेट बैट में 3 घंटे किसमें लगते हैं? मशीन पे। और 1 घंटा किसमें लगता है? क्राफ्टिंग पे। एंड द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी, किसकी अवेलेबिलिटी है? 42 घंटे हमारे पास मशीन टाइम अवेलेबल है और 24 घंटे हमारे पास क्राफ्टमैन टाइम अवेलेबल है। फिर क्या पूछता है? व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल ऑफ कैपेसिटी। वो कहता है अगर फैक्ट्री जो है अपनी पूरी क्षमता से काम करती है तो बताओ कितने रैकेट बनाएगी और कितने बैट बनाएगी? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने रैकेट भाई? कितने रैकेट बोलो? हमें नहीं पता कितने रैकेट, तो क्या मानोगे? रैकेट्स एंड बैट। रैकेट कितने बनाए? एक्स। बैट कितने बनाए? वाई। यहां तक क्लियर भाई? अब बताते रहना। बताओ पहला लिमिटेशन किसकी है? मशीन टाइम। तो पहला मशीन टाइम, मशीन टाइम। अब बताओ एक रैकेट में मशीन टाइम कितना लगता है? 1.5 घंटे। तो एक्स रैकेट में कितना लगेगा? 1.5x आर प्लस। अब क्या चल रहा है? मशीन टाइम। तो मशीन टाइम बनाने में मशीन टाइम कितना? मशीन टाइम ढूंढो। बैट का मशीन टाइम कितना? 3 घंटे। तो वाई में कितना लगेगा? 3y। टोटल मिलाकर मशीन टाइम कितना होना चाहिए? 42 या उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं, मोटर फूक जाएगी। फिर क्या है? क्राफ्टमैन टाइम, क्राफ्टिंग टाइम। अब एक रैकेट बनाने में क्राफ्टिंग टाइम कितना है? 3 घंटे। एक्स रैकेट में कितना होगा? 3x आर। अब एक बैट बनाने में क्राफ्टिंग टाइम कितना? 1 आवर। तो y में कितना होगा? 1y। ये कितना टाइम होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और क्या पूछ रहा है ये? इफ द प्रॉफिट ऑन अ रैकेट एंड ऑन अ बैट इज 20 and 10। प्रॉफिट दे रखा है, एक रैकेट पे प्रॉफिट कितना होता है? 20। तो एक्स रैकेट पे 20x, बैट पे कितना होता है? 10। तो y पे कितना? 10y। ये हो गया। तो अंडरस्टूड इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ है क्या? अरे समझ में आ रहा है तुमको? क्या मुश्किल है ये टॉपिक? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। चलिए भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से बता दो क्या है। एक तुम कर सकते हो, टाइम दे रहा हूं तुमको 2-3 मिनट, जल्दी से इक्वेशन बना के दिखा दो। 3 मिनट, 1 मिनट पढ़ने में, 2 मिनट करने में। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। बस आप मुझे बता दो कि x क्या माना, y क्या माना। नट और बोल्ट। हाँ,
नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स। यस, ये सही और एक्स है। अगर आपने एक्स और वाई गलत मान लिया तो झंड हुई हुई। चलो अपने आप समझो। एक कॉमन सेंस नाम की चीज भी होती है, उसका इस्तेमाल किया करो। A manufacturer produce nuts and bolts. क्या बनाता है? nuts and bolts. It take 1 hour of work on machine. 1 घंटा लगता है किस मशीन पे, मशीन ए, एंड 3 hour on मशीन बी, 2 मशीन है। कहता है नट्स एंड बोल्ट बनाता है तो 1 घंटा वर्क होता है किस पे, मशीन ए पे, एंड 3 hour ऑफ मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट। नट का एक पैकेट बनने में, नट का एक पैकेट बनाने के लिए हमें मशीन ए और मशीन बी की जरूरत है। मशीन ए पे कितने घंटे काम होता है? 1 घंटा। मशीन बी पे कितने? 3 घंटे। तो क्या होता है? मशीन ए पे 1 घंटा और मशीन बी पे 3 घंटे। तो क्या बनता है? नट का एक पैकेट। क्लियर? अब किसके बारे में जानकारी देगा? बोल्ट के एक पैकेट के बारे में। इट टेक्स 3 hour ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। बोल्ट का एक पैकेट बनने के लिए, बोल्ट का एक पैकेट बनाने के लिए क्या चाहिए? मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटा। क्लियर है भाई? एंड ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17.5 रुपए पर पैकेज ऑफ नट्स। नट के एक पैकेट पे कितना प्रॉफिट होता है? 17.5। और बोल्ट के एक पैकेट पे कितना होता है? 7 रुपए। यहीं से पता लग गया, नट के एक पैकेट पे प्रॉफिट है 17.5, तो इसका मतलब नट के पैकेट कितने हो? X। बोल्ट के एक पैकेट में कितना प्रॉफिट है? 7 रुपए। तो बोल्ट के कितने पैकेट हो? Y। तो नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स बी X, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट बी Y। यस और नो? तो हमने ये मान लिया नट एंड बोल्ट, इसके पैकेज कितने हैं? X, और ये कितने हैं? Y। क्या? लीटर मीटर पैकेज। क्लियर है भाई? अब देखते हैं, आगे चलते हैं। कहां तक पढ़ लिया हमने? यहां तक। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को अधिकतम करने के लिए वो कितने पैकेट रोज बनाए? इफ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 hour a day। वो कहता है जब वो अपनी मशीन को एटमोस्ट अधिकतम कितने टाइम समय के लिए चलाता है? 12। ज्यादा से ज्यादा 12, कम चला सकता है लेकिन 12 से ज्यादा नहीं, नहीं तो मोटर थक जाएगी। चलिए भाई बता दो जल्दी से फटाफट, किसकी लिमिटेशन है? किसकी लिमिटेशन है? टाइम की। मशीन ए और मशीन बी दोनों कितने घंटे के लिए चल सकती हैं? 12 घंटे। 12 घंटे के लिए एक, 12 घंटे के लिए एक। यस और नो? दोनों मिलाकर 12 घंटे नहीं। इफ यू ऑपरेट हिज मशीन्स, अपनी मशीनों को फॉर एटमोस्ट 12 घंटे, अपनी मशीनों को 12 घंटे के लिए चलाता है। समझ में आ रही है? मिलाकर नहीं, बोथ द मशीन ऑपरेट ऐसा नहीं लिखा, 12 घंटे के लिए हर मशीन चलती है। तो बता दो जल्दी से किसकी किसकी लिमिटेशन है? टाइम की। किसके? मशीन फर्स्ट के और मशीन, तो मशीन ए। बताओ, बताना। मशीन ए कहां गई? ये नट है, ये बोल्ट है। नट का एक पैकेट बनने के लिए मशीन ए कितने घंटे चली? नट का एक पैकेट बनने के लिए मशीन ए कितने घंटे चली? ढूंढो। 1 घंटे। तो एक्स पैकेट में कितने घंटे हो जाएंगे? 1x प्लस। बोल्ट का एक पैकेट बनने के लिए मशीन ए, किसके बारे में जानकारी? मशीन ए ही चलनी चाहिए इसमें। मशीन ए कितने घंटे चली? मशीन ए 3 घंटे। और y पैकेट बनने में कितना होगा? 3y। अब मिलाकर कितने घंटे होना चाहिए? लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। ऐसे ही मशीन बी पे आ जाओ। नट का एक पैकेट बनने के लिए मशीन बी कितने घंटे चल रही है? तो x पैकेट में कितने? 3x। और बोल्ट का एक पैकेट बनने के लिए मशीन बी कितने घंटे चल रही है?
1 घंटे, तो y पैकेट में 1/, लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। क्लियर है भाई। और प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट होता है एक पैकेट पे? 17.5x हो गया। इस पे कितना? 7/, हो गया। ये क्या हो गया? z। दो अंडरस्टूड इक्वेशन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न ये रहा, पढ़ो, आसान है। स्क्रू नहीं, स्क्रू। पढ़ो 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 पढ़ो। हाँ जी मैडम, हाँ जी, क्या पक्का? ठीक है, क्या सही बोल रहा है? सारे श्योर हो जाओ पहले। क्या बोलता है? फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। एक फैक्ट्री 2 तरह के स्क्रू बनाती है, ए एंड बी, एंड ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 मशीन। हर स्क्रू को बनने के लिए 2 मशीनों की आवश्यकता है। एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, एक तो ऑटोमेटिक मशीन और एक हाथ से चलाते हैं उसको। कहते हैं इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक, 4 मिनट लगते हैं ऑटोमेटिक पर, एंड 6 मिनट लगते हैं हैंड ऑपरेटेड मशीन पर टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए। स्क्रू ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? क्या 4 मिनट लगेंगे ऑटोमेटिक मशीन पर और 6 मिनट लगेंगे हैंड ऑपरेटेड मशीन पर। While it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw B। कहानी समझ में आ गई? 2 तरह के स्क्रू बनते हैं, A और B। अरे हाँ या ना, 2 तरह के स्क्रू बनते हैं, A और B। और जो स्क्रू A है 6 मिनट किस पे लगाता है? 4 मिनट ऑटोमेटिक पर और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड पर। और जो स्क्रू B है 6 मिनट ऑटोमेटिक पर और 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड पर। फिर ईच मशीन इज अवेलेबल एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। वो हर दिन कितने के लिए, कितने घंटे के लिए अवेलेबल है? 4 घंटे के लिए। अब वो मिनट में दे रखा है, 4 घंटे में दे रखा है, तो मिनट कितने हो जाएंगे? 240 मिनट। कह रहा था मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ, चलो इतना मैं पढ़ भी नहीं रहा, सीधा इक्वेशन बनाएंगे, लिखेंगे भी नहीं। स्क्रू ए कितना x, स्क्रू कितना y, किसकी लिमिटेशन दे रखी है? मशीन A, मशीन B। तो मशीन A के बारे में बात करते हैं। 4 मिनट के लिए इस पे काम करा, और क्या है 6 मिनट ये रहा, तो 4x + 6y लेस देन एंड इक्वल्स टू 240। दूसरा क्या होगा बोलो? 6x + 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू 240। ये 7 रुपए प्रॉफिट और 10 रुपए। z क्या होगा बोलो? 7x + 10y। दो अंडरस्टूड इक्वेशन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे कुछ है क्या इसमें? आगे चल रहे हैं। चलो भाई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, वही है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? कहता है कॉटेज इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर पेडिस्टल लैंप ऑफ वुडन शेड, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड स्प्रेयर। 2 मशीनों की जरूरत पड़ती है, एक ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और एक स्प्रेयर जो पेंट कर देता है। ग्राइंड जो काटने वाटने का काम करता है उसकी मशीन चाहिए, और स्प्रेयर की 2 मशीनें हैं। अब दोनों मशीनों की औकात दे रखी होगी, कितनी देर तक चलेंगी। ज्यादा चलाओगे तो मोटर फूक जाएगी। तो कितनी देर के लिए अवेलेबल है दोनों मशीनें बताओ? ये रहा, एक तो 1 डे स्प्रेयर कितनी देर के लिए अवेलेबल है? 20 घंटे के लिए। और ग्राइंडिंग मशीन कितनी देर के लिए है? 12 घंटे के लिए। तो x और y क्या होगा पहले तो ये पता लगाना है। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैंप इज 5 एंड द शेड इज 3। तो इसका मतलब लैंप कितने बने और शेड कितनी बने? तो लैंप x और शेड क्या?
भाई चलो इक्वेशन बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन की औकात दे रखी है कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए। तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन ढूंढो, कहाँ है भाई? 2 आवर ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, तो 2x और क्या है ग्राइंडिंग, और क्या है ये रहा 1 बाई, और क्या होगा लेस देन एंड इक्वल्स टू कितना 12। दूसरा क्या होगा बोलो जल्दी से 3x, और क्या होगा स्प्रेयर 2y, कितनी देर के लिए अवेलेबल है 20 घंटे के लिए, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 20। प्रॉफिट बताओ 5x प्लस 3y, ये प्रॉफिट हो गया। 2 अंडरस्टूड इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे हाँ या ना कुछ है, आगे चल रहे हैं, पढ़ो जल्दी से। मतलब इतना तेज दिमाग चलना चाहिए पेपर के अंदर, क्वेश्चन देखते ही आपकी नजर जो है सीधा काम की चीजों पे जा रही है, काम की चीजों पे, और बस फटाफट इक्वेशन बन रही है। वहां इतना टाइम थोड़ा लगाना है कि रीड क्वेश्चन केयरफुली और फिर वो लेट एक्स लेट वाई फिर टेबल, ना 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 ना, सीधा आपको तैयार उसी के लिए कर रहे हैं कि सीधा वहां पे तो सीधा अटैक होना चाहिए। चलो भाई जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इक्वेशन बोल दो फटाफट। कुछ ये नॉवेल्टी सोवेनियर्स बनाती हैं ऑफ प्लाईवुड के, एंड टाइप ए के जो बनते हैं उसमें 5 मिनट लगता है कटिंग में और 10 मिनट लगता है असेंबलिंग में, काटने में और जोड़ने में 5 मिनट, और टाइप ए में। और टाइप बी में क्या लगता है 8 मिनट और 8 मिनट असेंबलिंग में, और 3 आवर 20 मिनट्स अवेलेबल है कटिंग के लिए, और 4 आवर अवेलेबल है असेंबलिंग के लिए। तो बिल्कुल आसान है यार। तो इस टाइप ऑफ टाइप ए के कितने बनेंगे x, टाइप बी के कितने बनेंगे y। चलो सीधा इक्वेशन बोलो 5x, फिर कहाँ है 8y प्लस कितनी देर के लिए अवेलेबल है, कौन सा टाइम चल रहा है कटिंग, कटिंग टाइम कहाँ है कटिंग, ये रहा 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे बोले तो 180 और 20 200, तो लेस देन एंड इक्वल्स टू 200। दूसरी इक्वेशन बोलो चलो जल्दी से, टाइप ए ये रहा 10, तो 10x प्लस और ढूंढो 8y, ग्राइंडिंग कटिंग ढूंढ रहे हो ना, हाँ 8 ही है, 8y लेस देन एंड इक्वल्स टू कितने टाइम के लिए 4 घंटे के लिए, तो 240। क्लियर है भाई। प्रॉफिट बताओ क्या होगा 5x प्लस 6y, ये हो गया प्रॉफिट z। 2 अंडरस्टूड इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई? अरे समझ में आ रहा है पक्का? आगे चल रहे हैं, बताइए जल्दी से। चलो इक्वेशन बनाओ इसकी, पूरी बनाओ इक्वेशन, एक तो पूरा करो यार। ऐसे तो पता लगा कि हाँ मुंह में इक्वेशन बना रहे हो, कुछ लोग बना पा रहे हैं और कुछ लोग बस मुंह में बोल के रह जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, धोखा भी तो दे सकते हैं। बन गई इक्वेशन। A merchant plans to sell 2 types of personal computer, a desktop model and a portable model. Portable model मतलब लैपटॉप।
दो तरह के कंप्यूटर बेचना चाहता है एंड दैट विल कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है डेस्कटॉप मॉडल की 25,000 और इसकी कितनी है 40,000। ही एस्टिमेट्स दैट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट। उसने अंदाजा लगाया कि जो टोटल कंप्यूटर की डिमांड आएगी वो 250 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसका मतलब जो डेस्कटॉप मॉडल है और जो पोर्टेबल मॉडल है वो दोनों मिलाकर कितने होना चाहिए 250 या 250 से कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि डिमांड आएगी नहीं। फिर क्या बोलता है आगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। पता लगाओ कि उसको कितने क्या मैक्सिमम स्टॉक करना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए कितने कितने कंप्यूटर का स्टॉक करना चाहिए, यानी डेस्कटॉप मॉडल का कितना स्टॉक और पोर्टेबल मॉडल का कितना स्टॉक। पता लगे यहां से डेस्कटॉप मॉडल और पोर्टेबल मॉडल, इसका कितना स्टॉक करें x यूनिट्स, x कंप्यूटर यानी कि, और इसका कितना करें y यूनिट्स। ठीक है आगे फिर क्या बोलता है, इफ ही डजंट हैव टू इन्वेस्ट, इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, 70 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता वो, तो एंड इफ हिज प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप मॉडल इज 4,500 और पोर्टेबल मॉडल का 5,000 प्रॉफिट है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? तो अब बता दो औकात बताओ किस किस की है, औकात बोलो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिख गई, तो बताओ एक्स जो कंप्यूटर खरीदा डेस्कटॉप मॉडल, तो उसको और इसको मिलाकर टोटल जो कंप्यूटर खरीदे कितने पैसे, 70 लाख, उससे कम। एक डेस्कटॉप मॉडल में कितना रुपया लगता है, तो एक्स पे कितना लगेगा 25,000 एक्स। एक पोर्टेबल मॉडल पे कितना लगता है, तो इसमें कितना लगेगा 40,000 वाई। ये टोटल पैसा मिलाकर कितना होना चाहिए 70 लाख या कम, 70 लाख या इससे कम। यस और नो? आगे चल रहे हैं, ये होगी पहली इक्वेशन। और बताओ किसके बारे में जानकारी है, जो कितनी, देखो विल नॉट एक्सीड, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब फंक्शन बताते हैं। तो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो बताओ x जो डेस्कटॉप मॉडल और y जो पोर्टेबल मॉडल खरीदे, दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए 250 या उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। और बताओ प्रॉफिट की बात कर रहा है, इसमें प्रॉफिट कितना 4,500 x हो गया और 5,000 y हो गया, ये z हो गया, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात भाई? आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फूड 1, फूड 2, विटामिन ए। ये क्वेश्चन कट गया है, इसका ग्राफ भी अनबाउंडेड ग्राफ बनेगा। क्लियर है भाई? और एक बार आप जब इनको करोगे तो अगर पीछे देख लेना, जिसका ग्राफ अनबाउंडेड दिखे, अनबाउंडेड बोले तो ऐसा कुछ, ऐसा 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 ऐसे जाता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ऐसा ग्राफ दिखे तो वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। क्लियर है? और ये उसका ही है। अगला क्वेश्चन, ये उसका नहीं है, ये नहीं है। चलो पढ़ो क्या बोलता है। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा तुम्हें
नहीं आएगा समझ में। क्या बोलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, उर्वरक। 2 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास, F1 एंड F2। क्वेश्चन समझना है, F1 एंड F2 2 तरह के फर्टिलाइजर हैं। F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन। 2 तरह के फर्टिलाइजर हैं, अरे जो खेतों में डालते हैं। अब जो पहला फर्टिलाइजर है उसमें क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे। एक रोटी खाते हैं, क्या रोटी में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है भाई, वो बहुत कम मात्रा में होता है, और भी चीजें मिलती हैं, फाइबर भी मिलता है। तो एक चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे हाँ, मूली खा रहे हो, मूली में क्या क्या है, बहुत कुछ है उसमें। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया भाई? कह रहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 एंड F2। 2 फर्टिलाइजर हमारे पास F1 एंड F2। F1 कंसिस्ट 10% नाइट्रोजन। F1 जो फर्टिलाइजर है उसमें 10% क्या है, नाइट्रोजन। 6% क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। F1 के अंदर 2 चीजें हैं, क्या, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड। F2 कंसिस्ट 5%, F2 में क्या है, 5% नाइट्रोजन एंड 10% क्या, फॉस्फोरिक एसिड। 2 फर्टिलाइजर है F1 एंड F2, इसमें भी 2 चीजें, नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड, इसमें भी 2 चीजें, नाइट्रोजन फॉस्फोरिक एसिड। फिर आगे क्या बोलता है, आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, मिट्टी की जांच करने के बाद, अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 14 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। उसको ये पता लगा मिट्टी की जांच करने के बाद उसको कम से कम क्या चाहिए, 14 किलोग्राम क्या चाहिए, नाइट्रोजन। 14 किलोग्राम एटलीस्ट, कम से कम नाइट्रोजन चाहिए, तो ज्यादा भी चाहिए हो सकती है, यस और नो। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, अनबाउंडेड ग्राफ, यही बनेगा। चेक करो, इसका ग्राफ यही होगा, देखो। तो इसका मतलब ये भी नहीं करना है, क्लियर है भाई? और ये तो जाने दो बाहर में, कि हमने 12, ओए रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या बाकी है, मिसलेनियस। क्या बाकी है, मिसलेनियस। मिसलेनियस हम करेंगे कल, उसमें मैक्सिमम कट चुका है, उसमें मैक्सिमम क्या है, अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम कट चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, तो कल हम करेंगे। कल टाइम सुन लो भाई, कल की क्लास का टाइम सुन लो। कल तो किसी को भी दिक्कत चाहिए सुबह 9 बजे आने में, कितना ट्यूशन पढ़ते हो भाई? अच्छा चलो 1:30 बजे, 1 बजे, 1 बजे सही है, 1 से 3 या 4। अच्छा और चीज, कल छुट्टी मत करना, कारण पूछो। कारण यह है कि वेक्टर स्टार्ट कराऊंगा, वेक्टर, और अगर वेक्टर की पहली क्लास मिस कर दी तो चैप्टर नंबर 10 भी नहीं आएगा और चैप्टर नंबर 11 भी नहीं आएगा, दोनों को रिलेटेड है, तो छुट्टी मत कर लेना भाई, बिल्कुल भी। बुक ना देखो बाहर रखी होगी तो तुम्हारी, या मेरे ऑफिस में देखो एक बारी, वहीं रखी होगी। छुट्टी क्यों करोगे यार कल? कहाँ पे? अरे यार तो अभी भी मत जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ रिकॉर्ड तो होगी, रिकॉर्ड तो होगी। चलो ठीक है, ठीक है।